भाई। वीएनसी कनेक्ट कर लो। लास्ट की कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया था नोड जेएस से रिलेटेड, एक्सप्रेस जेएस पे डिस्कस किया, फिर उसके बाद एक्सप्रेस में हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें देखी, राउट्स और किस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन है, क्या चीज़ है। सही, अब एपीआई की तरफ अभी हम नहीं जा रहे, क्योंकि अगर एपीआई अभी बना लोगे तो भूल जाओगे, और फिर रिएक्ट आएगी, फिर रिएक्ट का फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के उसमें तो वही एंगुलर की तरह रिएक्ट का भी पूरा पैटर्न चलेगा, तो वो फिर क्या होगा, दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाएगा कि भाई अब एपीआई क्रिएट करी थी, किसकी करी थी, रजिस्ट्रेशन की करी थी, क्या थी। तो उसके लिए सबसे पहले कहाँ शिफ्ट करते हैं, रिएक्ट पे करते हैं शिफ्ट। रिएक्ट पहले देख लेते हैं कि हमारे पास रिएक्ट जेएस क्या है, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से काम होता है, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएशन होती है रिएक्ट की। फिर देन आगे एक्सप्रेस का हमें पता होगा सारी चीज़ें, फिर हम मर्ज करके दोनों चीज़ों को देख रहे होंगे, आगे अलग से सारी चीज़ें फिर चल रही होंगी। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि भाई हमारे पास रिएक्ट क्या है, किस तरीके से रिएक्ट वर्क करती है। तो मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट जेएस ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको देखते हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट जेएस क्या। अब इसमें एक डिफरेंस और भी मिलेगा हमें कि एंगुलर और रिएक्ट जेएस में भी डिफरेंस है बहुत बड़ा। तो वो क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। अब सबसे पहली चीज़ देखो, जो डिफरेंस मैं मेंशन करके आया हूँ वही पहली लाइन लिखी हुई है, अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस। अब एंगुलर का अगर याद करो तो एंगुलर लाइब्रेरी नहीं थी, एंगुलर फ्रेमवर्क है। सही, तो मेन डिफरेंस क्या है, दोनों यूआई के लिए है, लेकिन डिफरेंशिएट क्या है कि भाई वहाँ फ्रेमवर्क है और यहाँ पर ये लाइब्रेरी है। अब ये फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में भी डिफरेंस क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई तुम एंगुलर क्यों यूज़ नहीं कर रहे, रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो उसका भी रीज़न होगा कि भाई क्यों रिएक्ट जेएस यूज़ की जा रही है, किस लिए हाई डिमांड है, क्या आसानी है, एंगुलर में नहीं है वो चीज़। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो सिंपल है, यूज़र इंटरफेस के लिए काम होता है। डिज़ाइन करते हो यूज़र इंटरफेस में हमारे पास सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और यहाँ पर उसी चीज़ को जस्टिफाई किया हुआ है कि भाई रिएक्ट इज़ नॉट अ फ्रेमवर्क। रिएक्ट को अगर कोई फ्रेमवर्क बोल रहा है तो वो गलत है, लाइब्रेरी है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की। सही, और उसकी रिप्रेजेंटेशन नीचे दी हुई है कि भाई रिएक्ट जेएस इस तरीके से भी डिनोट होता है कभी, और इस तरीके से भी होता है। तो दोनों चीज़ें हमारे पास एक ही चीज़ कहलाती है, वो इसी की बात हो रही होती है। यहाँ पर डिफरेंस मेंशन है, जो मेन चीज़ है समझने की, भाई फ्रेमवर्क क्या प्रोवाइड करता है और लाइब्रेरी क्या देती है। तो लाइब्रेरी कुछ नहीं देती, सिर्फ इतना याद रखो, लाइब्रेरी क्या देती है, कुछ नहीं देती, वो ईज देती है कि आप अपने तरीके से काम करो। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर लाइब्रेरी में फ़ायदा ये होता है कि आपके पास कोई आर्किटेक्चर नहीं है फिक्स्ड। एंगुलर में अगर देखो तो फोल्डर्स होते थे फिक्स, कि ऐप का फोल्डर है, उसमें कंपोनेंट भी अलग जगह कमांड के थ्रू बन रहा है, सारी चीज़ें जस्टिफाइड हैं, और उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, जैसे डॉटनेट में होती है मुश्किल, डॉटनेट भी फ्रेमवर्क है। तो वहाँ फ्रेमवर्क में काम करने में क्या है कि भाई स्पेसिफाइड जगह है, वहीं जाके डिफाइन करना है तुम्हें, फिक्स्ड है, याद रखना है कि भाई इस जगह पे ये चीज़ होगी, इस जगह पे ये चीज़ होगी। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि वो क्या करता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, यानी कि एक प्री डिफाइंड आर्किटेक्चर। लाइब्रेरी का डिफरेंस क्या है कि वो तुम्हारे पास इन्फोर्स नहीं कर रही तुम्हें कि भाई यही आर्किटेक्चर है, इसी में काम करो। वो बोल रही है कि भाई टू चूज़ व्हाट, कि क्या करना चाह रहे हो आप, अब अपने हिसाब से अपने टास्क को क्या करो, कंप्लीट करो। तो यही लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का डिफरेंस है। सही, अगर कहीं आर्किटेक्चर नहीं है इसका मतलब है वो लाइब्रेरी है, वो एज अ लाइब्रेरी काम कर रहे हैं, वहाँ पर फ्रेमवर्क की बात नहीं होगी। बात समझ में आ रही है भाई। तो यहाँ पर रिएक्ट जेएस और एंगुलर का डिफरेंस समझ में आ गया कि एंगुलर और रिएक्ट जेएस में मेन डिफरेंस क्या है। दोनों ही चीज़ें हमारे पास किस चीज़ के लिए हैं, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, डिज़ाइन के लिए, लेकिन मेन डिफरेंस ये है। अब हिस्ट्री आ जाती है रिएक्ट जेएस की कि भाई डिज़ाइन कब हुई थी और किसने पहले इस्तेमाल किया। तो हर जगह कुछ चीज़ों में ना फेसबुक का ही नाम आता है। तो फेसबुक का जो न्यूज़ फीड का पेज है, न्यूज़ फीड सबने एक्सप्लोर किया हुआ होगा, तो वहाँ पर उसको एक्सपेरिमेंट किया गया था, और जॉर्डन वॉक ने क्या किया था, उसको इंट्रोड्यूस किया था रिएक्ट जेएस को, कि भाई 2011 में रिएक्ट जेएस को पहली दफ़ा लॉन्च कहाँ किया था, फेसबुक ने अपने एक कंपोनेंट में लॉन्च किया था, पूरी फेसबुक को डिज़ाइन नहीं किया था उन्होंने। एक टेस्टिंग के लिए न्यूज़ फीड वाले सेक्शन को
वहाँ पर चेकिंग की थी कि भाई आया कि किस तरीके से क्या रिस्पॉन्ड है, कैसे आ रहा है हमारे पास, काम कैसे हो रहा है। सही। और दूसरी चीज़ हमारे पास ओपन सोर्स है, यानी कि इसके लिए कोई सारी चीज़ें छुपी हुई नहीं है। जैसा गिटहब पे हम अपना प्रोजेक्ट रखते हैं ना, तो ऐसी रिएक्ट जेएस भी ओपन सोर्स है, गिटहब पे नहीं है, लेकिन ओपन सोर्स का मतलब है कि भाई कंप्लीटली ओपन सोर्स किया है फेसबुक ने, कि भाई आप कुछ सजेशन भी दे सकता है एज अ प्रोग्रामर कि भाई रिएक्ट जेएस में ये चीज़ ऐड होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। ये वेब एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही है, रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट की बात हो रही है। रिएक्ट जेएस जो बनी हुई है उसमें क्या हो सकता है एनहांसमेंट, उसके लिए उसको ओपन सोर्स किया हुआ है। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे जो आ जाता है वो क्या है कि भाई कम्युनिटी बेस्ड, इसकी कम्युनिटी हाई है। अब कम्युनिटी का सेक्शन तो ऑब्सोलीट हो चुका है, अब कम्युनिटी की बात तो होती नहीं है, क्योंकि एआई एजेंट्स इतने हैं तो कम्युनिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कम्युनिटी का मतलब क्या है, स्टैक ओवरफ्लो, ये सारी चीज़ें जहाँ प्रोग्रामर आपस में कम्युनिकेट करते थे, तो अब ख़त्म होता जा रहा है। प्रोग्रामर्स अब कम्युनिकेट किससे करते हैं, एआई से करते हैं, चैट जीपीटी जेमिनी से। तो ये चीज़ तुम्हारे पास ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट। और देन अगेन रिएक्ट जेएस हो या एंगुलर हो, दोनों में एक ही कहानी बनाई गई है, कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। एंगुलर में भी हमने समझा था कि वहाँ पर भी कंपोनेंट बनाया जाता था, यहाँ पर भी कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल की जाती है। और कंपोनेंट्स होते क्या हैं, फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं कि हम अपने सेक्शंस को क्या करते हैं कि मुझे अबाउट बनाना है, कॉन्टैक्ट का पेज बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो मैं एक कंपोनेंट में बनाऊंगा, वो फिर पेज नहीं रहता। रिएक्ट जेएस में भी एंगुलर जेएस में पेजेस नहीं रहते, कंपोनेंट्स होते हैं। पेजेस ख़त्म हो जाते हैं, नॉर्मल वेबसाइट पे हमारे पास पेजेस बनते हैं, यहाँ पेजेस नहीं होते, यहाँ एक ही पेज होता है और उस पर कंपोनेंट्स रेंडर हो रहे होते हैं। और रिपीटिशन ऑफ कंपोनेंट्स हो सकती है कि मैं एक कंपोनेंट बनाऊं और उसको बार बार क्या करता रहूं, यूज़ करता रहूं जहां पर मुझे ज़रूरत पड़ रही। सही। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाती है कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच के, हमारे पास यहाँ रिएक्ट जेएस में इस तरीके से चल रही है। और ये चीज़ हमने वैसे ही डिस्कस कर ली हैं, तीनों पॉइंट्स जो हैं कि रिएक्ट जेएस को क्यों यूज़ किया जाए। तो क्रिएट और मेंटेन्ड बाय फेसबुक, फेसबुक ही अभी तक मेंटेन कर रही है रिएक्ट जेएस को, और कम्युनिटी जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा है। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, वो एंगुलर में भी था। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अगर अभी देखो तो तुम्हारे पास मर्न डेवलपमेंट तुम्हें ज़्यादा हाई डिमांडिंग नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू मीन। मीन का मतलब क्या है, आर की जगह ए लगा दिया, एंगुलर। सही। तो मीन डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट तुम्हें कहीं जॉब पोस्टिंग में भी जाके देखोगे तो नहीं मिलेगी, मर्न की मिलेगी, क्योंकि रिएक्ट जेएस को यूज़ किया जा रहा है, आर्किटेक्चर बेस्ड नहीं है। सही। लाइब्रेरी का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है रिएक्ट जेएस। सही। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से पूरा एक इंट्रो कंप्लीट हो जाता है, रिएक्ट जेएस क्या थी, क्या चीज़ें। अब उसके बाद आ जाता है सेटअप। हर चीज़ के लिए सेटअप हमारे पास होता है। तो मेन चीज़ फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इंस्टॉल नोड जेएस एंड npm। ये दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा भी पार्ट हमारे पास मौजूद है। तीसरा भी हमने एक्सप्लोर किया हुआ है कि किस तरीके से हम नोड पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं, सब फेमिलियर हो उससे। तो यहाँ पर करना क्या है, हमें अगर प्रोजेक्ट बनाना है, अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो हमें एक चीज़ करनी होगी, क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये क्या है, ये समझ लो एक लाइब्रेरी है। अब ये वो वाली लाइब्रेरी है जो तुम्हारी रिएक्ट को फुलफिल करेगी। सही। तो इसको इंस्टॉल होना चाहिए, और ग्लोबली लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये तुम्हारे किस फोल्डर में जाएगी वो भी पता होगा, कौन से फोल्डर में जाती है, वहाँ किस तरीके से देखते हैं, वो अब तुम्हारे पास सारी चीज़ें तुम्हें पता है। और वर्जन चेक करना है, तो वर्जन के लिए अगर नॉर्मल तुम अपने सिस्टम पे करोगे तो ये करोगे वर्जन, लेकिन हमें यहाँ पर एंगुलर में भी जैसे देखा था कि भाई npx करके करना पड़ रहा था, और यहाँ पर शायद तुम लोगों के सिस्टम में npx लगाने की ज़रूरत ना पड़ रही हो, यहाँ पर करना पड़ता है। तो वर्जन चेक करना है, और देन तुम्हारे पास प्रोजेक्ट भी ऐसे ही बनेगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप इसी की मदद से, और देन तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम। सही। तो यहाँ पर इसको किस तरीके से करना है कि भाई यहाँ पर CMD में आओगे, और CMD में डायरेक्ट तुम्हारे पास इसी तरीके से सारा काम होगा कि मैं CMD ओपन करके सबसे पहला काम यही करना होगा, npm install -g, और उसके बाद क्रिएट रिएक्ट ऐप। सही। पहला स्टेप ये होगा कि तुमने इसको कर लेना है, और ये इंस्टॉल्ड होने के बाद
तुम्हारे पास अगला स्टेप होगा कि तुम वर्जन चेक कर लोगे, सही। तो यहाँ पर अगला काम क्या होगा कि तुमने वर्जन चेक करना है, तो मैं यहाँ पर npx create react app वर्जन, सही। तो यहाँ पर वर्जन 5.0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो नीचे देखो तुम्हारे पास आ रहा है 5.1.0, सही। तो ये वर्जन तुम्हारे पास डिस्प्ले हो रहा है। ऊपर डेप्रिशिएटेड का मैसेज, उसको यहाँ पर हमें इग्नोर करना है। और फिर उसके बाद देन तुम्हारी एग्जैक्ट जहाँ रिक्वायर्ड लोकेशन है वहाँ पर तुमने क्या कर लेना है, अपना CMD करके प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। Z ड्राइव पे नहीं करना, वो सिर्फ वहाँ तक की कहानी थी। यहाँ पर तुमने क्या करना है, जैसे फोल्डर स्पेसिफाइड है इसमें आकर एक प्रोजेक्ट बना लोगे कि भाई किस तरीके से npx create react app और फिर प्रोजेक्ट का नाम दोगे न्यू प्रोजेक्ट, सही। और इसको कर लोगे। ये थोड़ा सा टाइम लगाता है प्रोजेक्ट बिल्ड करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो रही होती हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। एज़ कम्पेयर टू एंगुलर उससे ज़्यादा टाइम लगा रहा होता है यहाँ पर, सही। तो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, इस तरीके से क्रिएट होगा। रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट डायरेक्ट मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट बनता रहेगा। यहाँ पर तुम्हारे पास एक बेसिक प्रोजेक्ट है कि आर्किटेक्चर क्या होता है प्रोजेक्ट का, तो वो देख लेते हैं। कि मेरे पास यहाँ पर मैं बेसिक प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा फोल्डर स्ट्रक्चर ये आ जाएगा। नोड मॉड्यूल्स, ये समझ चुके हो क्या होता है नोड मॉड्यूल्स, ये हमने खुद सेटअप किया था एक्सप्रेस में। और 2 फाइल्स खुद बनती हैं npm init करके, सही। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन रही हैं। सोर्स है, यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे कि ये तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें। यहाँ तुम्हारे पास अभी मेन फाइल क्या है, index.js। जैसे तुम्हारे बैकएंड के अंदर सर्वर में हमने बोला था ऐसे ही बनी हुई थी फाइल index.js की, सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास देखो कुछ कोड यहाँ पर लिखा हुआ है और ये कुछ कोड इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। और यहाँ पर एक डिज़ाइन तुम्हारे पास क्या हो रहा है, डिज़ाइन रन होके नज़र आएगा। और वो डिज़ाइन के लिए जैसे एंगुलर के अंदर हमारे पास एक फ़ाइल होती थी index.html की, तो वो यहाँ पर भी मौजूद है। यानी कि वो टारगेट कहाँ करेगा, टारगेट तुम्हारे इस रूट पे करेगा। क्या लिखा हुआ है, div id रूट। तो ये सारा काम जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे वो टारगेट यहीं पर ही होंगे, फाइनल यहीं पर ही रिजल्ट आएगा। क्योंकि एक पेज तो होना ज़रूरी है ना, एक ही पेज पे सारा काम चलेगा। तो वो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास जो मेन लाइब्रेरीज होती हैं वो ये होती हैं, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और फिर इम्पोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम क्लाइंट। अब मुझे ये बताओ, जब बैकएंड में ये चीज़ मैं बता के आया था कि 2 तरीक़ों से होता है, तो अब ये कौन से वर्जन का है, जावास्क्रिप्ट के न्यू वर्जन की पैटर्न है या ओल्डर वर्जन का पैटर्न है, ये इंपोर्ट करने वाला तरीका। हाँ, तो न्यू यानी कि ये पूरा प्रोजेक्ट ही तुम्हारे न्यू वर्जन पे बेस करता है, तो तभी index.js एक्सेप्ट हो रहा है, सही। तो यहाँ पर न्यूअर वर्जन, और वो कौन सा वर्जन होता है जावास्क्रिप्ट का, क्या बोलते हैं उसको, वो जो टाइटल है एक, क्या कहते हैं, ES6 न्यूअर वर्जन कहलाता है। तो वो चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर ES6 वर्जन इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ इंपोर्ट CSS हो रही है, तो CSS सिंपल तुम्हारे पास बनी हुई है, यहीं पर ही बनी हुई है, और उसको यहाँ अटैच किया हुआ है इसी index.js की फाइल में। ये तुम्हारे पास क्या बना हुआ है, ये कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट बनाने का तरीका अभी बात की कहानी है कि कंपोनेंट कैसे बनेगा। और यहाँ पर एक रिपोर्ट वेब वाइटल्स इंपोर्ट करवाया हुआ है। और ये किस लिए, ये कंसोलिंग के लिए होता है कि तुम्हारे पास लॉग रिजल्ट्स तुम्हारे किस तरीके से आ रहे हैं, तुम्हारी प्रोजेक्ट एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कैसे वैलिडेट हो सकती है, वो इसके थ्रू हो सकती है। वो लिखा हुआ भी है सामने कि मेजर करेगा परफॉर्मेंस को तुम्हारी ऐप की, कि जो ऐप चल रही है वो कितनी आया कि किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से मेंटेन है, सही। और यहाँ तुम्हारे पास जो मेन काम है वो ये है, तो देखो बेसिक जावास्क्रिप्ट ही लिखी हुई है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसको गेट कर रहा है, रूट को। और अभी देखा है रूट कहाँ प्रेजेंट था।
और यहाँ क्रिएट रूट कर रहा है फंक्शन, और किस लाइब्रेरी से, रिएक्ट डॉम। डॉम बहुत पुराना जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, सबको क्लियर है। तो यहाँ पर क्रिएट रूट जो है वो क्या करेगा, तुम्हारे कंपोनेंट्स को ब्राउज़र के डॉम में रेंडर करवाएगा। सिंपल डेफिनेशन लिखी कि ब्राउज़र रेंडर होगा, उसके अंदर डॉम पूरा बनेगा और उसमें तुम्हारे कंपोनेंट्स जो हैं वो जाके सेटल हो जाएंगे। सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से, अब देखो ये चीज़ लिखी हुई है, इसको हटा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला ये जो रूट है इसमें दिखाना क्या है मुझे। सही। इसमें दिखाना क्या है, अभी जो लगा हुआ है उससे कि तुम्हारे पास क्या चीज़ आ रही है, उससे तुम्हारे पास एक डिज़ाइन आएगा। और वो डिज़ाइन किस तरीके से आएगा कि तुम क्या करोगे, यहाँ पर इस तरीके से एप्लीकेशन अब नीचे रन हुई हुई है, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें यहाँ पर मैं न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ और उस पर यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना होगा, npm start, ये करना होगा तुम्हें रन करने के लिए। सही। npm स्टार्ट करोगे, क्योंकि बहुत टाइम लेता है रन करने के लिए, इसलिए पहले से मैंने चला के यहाँ पर रखी हुई है कि भाई ताकि यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन में टाइम नहीं लगे। तो यहाँ पर देखो फाइनल जो तुम्हारे पास कंपाइल्ड होके आएगा वो ये आएगा npm स्टार्ट करने के बाद, कि तुम्हारी ये चीज़ आ रही होगी कि भाई लोकल होस्ट पे वो रन कर रहा होगा। और वो रन किस तरीके से कर रहा होगा, वो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा वो जो उन्होंने रेंडर करवाया हुआ है बेसिक खुद, तो वो ये है। अब उसमें क्या खिचड़ी पकी हुई है, क्या है वो अभी तुम्हें नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हुई हैं, किस तरीके से आ रही है, तो अभी उसमें पढ़ना ही नहीं है। मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई रेंडर, मैं इस पेज पे ये जो रूट जहाँ पर था ये वाला डिव, इस पे मैं हेडिंग रेंडर करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर h1 का टैग लगा दूँगा, तो वो पूरा डिज़ाइन चला जाएगा और सिर्फ मेरे पास यहाँ पर एक h1 का टैग इस तरीके से आ जाएगा। सही। और इस तरीके से अब देखो नीचे एक मैसेज आ रहा है, वो वार्निंग मैसेज है, क्योंकि मैंने एक इम्प्लीमेंट नहीं किया, हटा दिया वो चीज़। सही। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हुआ, रेंडर हुआ, चेंज हो गई। तो वो रेंडर का फंक्शन क्या कर रहा है, रेंडर का फंक्शन यही कर रहा है कि भाई रेंडरिंग करवा रहा है, किस तरीके से रेंडरिंग करनी है। अब मैं बोलूँ कि मैं एक और हेडिंग लगाना चाह रहा हूँ, मैं एक और हेडिंग ऐड करता हूँ, तो देखो फॉरन एरर आना शुरू हो गया कि मैंने बोला माई सेकंड हेडिंग। सही। अब देखो इस पे जब एरर पे हाईलाइट करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। क्या कह रहा है कि भाई जब भी तुम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को लिखने की कोशिश करो तो उस पर एक पेरेंट बना दो। अब पेरेंट बना दो, पेरेंट कैसे बनाओगे, पेरेंट एक डिव की सूरत में भी हो सकता है। तो मैं क्या करूं, देखो डिव है, क्लोजिंग डिव है, इसको कट करता हूं मैं यहाँ से और यहाँ पर आके पेस्ट करता हूं, तो एरर ख़त्म हो गया। तो वो जो कह रहा था वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया कि भाई इन एलिमेंट्स का एक पेरेंट बना दिया, वो यही कह रहा था। सही। तो ये जो तुम्हारे पास, और दूसरी चीज़ जो आई थी, एक सवाल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, बताओ सवाल क्या होना चाहिए था। मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था पूरा, सेंटेंस क्या पढ़ा था भाई मैंने, अभी एरर जो आ रहा था उसमें सेंटेंस में एक नई चीज़ थी ना, क्या था, JSX। JSX क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस। और जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस होती हैं कि जब तुम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को रन करने की कोशिश कर रहे हो। बात समझ में आ रही है, ये तुम डिज़ाइनिंग के अंदर काम नहीं कर रहे हो। मैं अगर एलिमेंट लगाता तो मैं यहाँ लगाता ना, समझ में आ रही है बात, मैं यहाँ हेडिंग लगाऊं लग जाएगी। सही है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हूँ। तो जब ये जावास्क्रिप्ट इन एलिमेंट्स को कंसिडर करना शुरू कर रही है तो इसका मतलब है वो क्या कर रही है, JSX इम्प्लीमेंट कर रही है। क्या इम्प्लीमेंट कर रही है, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। यानी कि ये H1 और ये H2 क्या है, ये क्या है, क्या चीज़ है, ये सिंपल एलिमेंट है या क्या है, JSX। यानी कि तुम इसको बोलोगे कि भाई ये रूट डॉट रेंडर के अंदर जो लिखा हुआ है वो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस मौजूद है। और ब्राउज़र जो है जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस को नहीं समझता। दूसरी बात ये,
क्या है, दो बातें हैं कि एक जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML के एलिमेंट जब आते हैं तो JSX होता है, और ये JSX ब्राउज़र नहीं समझ सकता। लेकिन यहाँ कैसे आ रहा है? तो इसके लिए इसके अंदर जब तुम एडवांस जावास्क्रिप्ट में बुक खोली होगी तुमने सेकंड सेमेस्टर में, उसमें कहीं तुम्हें जिक्र नज़र आया होगा, अगर याद हो, बेबल। जो वहाँ पढ़ाने का मोटिव बहुत लंबी करने वाला है, मतलब बेबल को मैं पढ़ाऊँ वहाँ पर, तो वो एक छोटी सी चीज़ है, और वही चीज़ है बेबल। क्या है, बेबल यहाँ यूज़ हो रही होगी। नीचे तुम्हें जब स्टार्ट हो रहा होगा ना तुम्हारा डेवलपमेंट सर्वर, तो यहाँ मैसेज देगा तुम्हें कि बेबल जो है अभी चल रहा है। सही, तो बेबल चल रहा है, वो कर क्या रहा है, वो तुम्हारे इस JSX को ट्रांसफॉर्म कर रहा है सिंपल जावास्क्रिप्ट में। बात समझ में आ रही है? सिंपल जावास्क्रिप्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, किसके लिए? इस ब्राउज़र के लिए, कि ये ब्राउज़र समझ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी एप्लीकेशन क्या कहना चाह रही है। तो बीच में जो तुम्हारा बेबल जो है वो क्या कर रहा होता है, वो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस को ट्रांसफॉर्म करके ब्राउज़र पे रेंडर करवा रहा हूँ। बात क्लियर है? तो ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये सारे इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जो चीज़ें मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ उसका मोटिव ही यही होता है। पहली चीज़ कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कि भाई यही मेन पकड़ होती है। काम तो कोई भी कर लेगा, ये प्रोजेक्ट क्या है, बन गया, सही है, देखते रहो उसको बैठ के, डिज़ाइन आ गया। लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है वो मेन वो यही होता है कि भाई बेबल क्या है, वेब पैक नीचे लिखा हुआ आ रहा है तो वो क्या चीज़ है, वो क्या कर रही है। तो बेबल ट्रांसफॉर्मिंग पार्ट अदा कर रहा है कि भाई वो ट्रांसलेट कर रहा है, और वर्जन में ट्रांसलेट कर रहा है। और उसको भी मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँ तो वो कैसे कर रहा है ट्रांसलेशन। वो यहाँ पर ट्रांसलेशन पार्ट जो है उसकी एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, कि ये इस तरीके से वो आसान अल्फाज में ऐसे बताएगा ब्राउज़र। ये देखो ये अलग है ना, इसमें कहीं तुम्हें नज़र आ रहा है कि वो हेडर एलिमेंट नज़र आ रहा है, कहीं नज़र आ रहा है, H1 तो नहीं नज़र आ रहा, H2 भी नहीं नज़र आ रहा। लेकिन असल में ये क्या है, ये हेडिंग 1 थी, ये हेडिंग 2 थी। कैसे थी कि अगर रिलेट करो इसको, मैं ऊपर आऊँ और मैं ऊपर यहाँ पर देखो इसको ओपन करता हूँ डिव वाले को, क्योंकि हमने अभी डिव वाली एग्जाम्पल शो करी है तो मैं इसको दिखाता हूँ। तो देखो यही लिखा हुआ है, ये एक्चुअल हमारे पास ऐसा है, और ट्रांसफॉर्म करके जो ब्राउज़र को समझा रहा है वो क्या समझा रहा है, वो जावास्क्रिप्ट में ही समझा रहा है कि भाई JSX अंडरस्कोर चिल्ड्रन है ये, यानी कि वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा है एलिमेंट्स को। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर वो जो बैकएंड पे काम हो रहा है ना, बैकग्राउंड पे, वो यही हो रहा है कि वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्जन ही हो रही है। वो देखो लिखा हुआ भी है, H1 है भाई, वो इंडिकेट कर रहा है ये पैराग्राफ है। सही, समझ में आ गई चीज़, थ्योरेटिकल पार्ट। तो यहाँ पर इस तरीके से देखो, एक तो सेक्शन एक तरीक़ेकार ये हो गया कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। दूसरा तरीक़ेकार है कि मैं एरे की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो क्या चेंज है यहाँ पर, तीन चीज़ों को कॉल किया है लेकिन क्या लगाया, क्या बना के किया, एरे बना के किया। यानी कि वो सिर्फ कह रहा है कि भाई इन एलिमेंट्स का एक पेरेंट बना दो, तो मैंने पेरेंट एरे की सूरत में बना दिया। पहले मैंने डिव बनाया था, सही। लेकिन इन सब चीज़ों से हो क्या रहा है, मेमोरी कंजम्पशन हो रही है। डिव भी अपनी जगह लेगा, और ये इजाफी डिव है। अगर डिज़ाइन में देखोगे तो ये इजाफी डिव नज़र आएगा, जैसे यहाँ हमने किया हुआ है एक डिव, और यहाँ अगर तुम यहाँ पर आकर देखोगे तो डिव एक्स्ट्रा डिव आएगा। एक रूट रेंडर कर रहा है, फिर देखो अलग एक एक्स्ट्रा डिव आया डिज़ाइन में, तो इसका कोई काम नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ इसका भी जाहिर है कि React.js जब बनाई गई होगी तो उसका भी सॉल्यूशन निकाला होगा कि भाई ये इस मसले का हल क्या होना चाहिए। सही, तो इस मसले का हल यहाँ पर अगर हम करें तो वो कैसे होगा कि यहाँ डिव लगाने के बजाय हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर React यूज़ नहीं हो रहा अभी तक, तो ये कैसे यूज़ होगा। तो React.js ने क्या चीज़ करी है कि भाई React को यूज़ करो और उसका फ्रेगमेंट बनाओ पेरेंट एलिमेंट के लिए। तो ये किरदार अदा करता है किसका, पेरेंट एलिमेंट का। सही, तो ये इस तरीके से पेरेंट बन जाएगा, यानी कि अब ये डिव नहीं है कोई, ये एक्स्ट्रा कोई बॉक्स नहीं है, डब्बा नहीं बना हुआ, ना जगह घेर रहा है डिज़ाइन में, इजाफी कोई चीज़ नहीं है। ये React.js ने इसी मकसद के लिए बनाया है कि अगर पैटर्न है
तो वो पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि भाई देखो अब डिव नहीं आया, वो डिज़ाइन में एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो रही थी और कुछ काम नहीं था उसका। तो यहाँ रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट पैरेंट भी बन गया, मसले का हल भी हो गया, और हेडिंग्स भी एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास ये वाली चेंजेस रेंडर हो रही हैं और तुम्हारे पास इस तरीके से पूरा काम चल रहा है। और उसके आगे तुम्हारे पास जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो अलग होंगी कि तुम्हारे पास कंपोनेंट कैसे बनेगा, किस तरीके से होगा। तो पहले तुम प्रोजेक्ट क्रिएट करो, फिर उसके बाद देखते हैं कि कंपोनेंट किस तरीके से बनाया जाएगा और उसको कैसे यूज़ करना। सही। प्रोजेक्ट क्रिएशन के लिए कमांड्स लिखी हुई हैं सारी। पहले क्या करना है, इंस्टॉल करना है पहले, फिर उसके बाद वर्जन चेक करना है और फिर देन क्रिएट रिएक्ट ऐप करके प्रोजेक्ट करना। देखो यहाँ पर हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक हमारे पास हेडिंग डॉट JSX लिखी हुई एक फ़ाइल बनी हुई है और दूसरी एक ऐप डॉट JSX बनी हुई है। तो यही जो दो फाइल्स हमारे पास नज़र आ रही हैं यही कंपोनेंट्स कहलाते हैं। सही। तो कंपोनेंट्स हमारे पास, और इसमें ख्याल ये रहे कि भाई तुम्हारे पास तुम्हारा फर्स्ट लेटर कंपोनेंट का फर्स्ट कैपिटल ही होना चाहिए, जैसे यहाँ A कैपिटल है, H कैपिटल है, और अंदर जो फंक्शन बनाओगे वो भी तुम्हारे पास वैसे ही होगा। तो यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमें कुछ यहाँ नज़र आ रहा है कि भाई कैसे हमें कंपोनेंट बनाना है। तो यहाँ देखो कंपोनेंट बनाने का तरीका क्या है कि भाई फंक्शन लिखा और देन ऐप। अब ये वही फाइल के नाम से ही रिलेटेबल है, वरना खुद कन्फ्यूजन होगी तुम्हें कि अंदर कुछ लिखा हुआ है बाहर कुछ लिखा हुआ है फाइल का। तो दोनों यहाँ का नाम और यहाँ का नाम फंक्शन का सेम होना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो। और यहाँ रिटर्न करके हमारे पास देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ पर कंपोनेंट जो है वो इंटरकनेक्टेड हुए हैं। कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड क्या है कि मैं इस चीज़ को इसमें कॉल कर रहा हूँ, जैसे हमने एंगुलर में देखा था बेसिक में, वैसे ही यहाँ पर है कि भाई मैं इस चीज़ को इसमें डाल के कॉल कर रहा हूँ और देन ये फिर क्या करेगा, वहाँ पर रेंडर करेगा। सही। तो यहाँ पर हमारे पास हेडिंग डॉट JSX में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो सिर्फ रिटर्न कर रहा है एक H1 कंपोनेंट 1 हेडिंग, यानी कि सिर्फ यहाँ से ये रिटर्न हो रहा है। और यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करना है तो उसका तरीका ये होता है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और देन फिर फंक्शन का नाम, जो भी तुम्हारे कंपोनेंट के फंक्शन का नाम है। और इसी को सबसे पहले क्या किया हुआ है, यहाँ पर यूज़ किया हुआ है और क्या लगाया हुआ है, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। और ये इंपोर्ट खुद ही ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर देगा। तुम्हें सिर्फ यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर इस तरीके से हेडिंग को मेंशन करना होगा। यहाँ से अगर हटा दो तो ये फिर क्या होगा, ये एरर देगा कि भाई ये हेडिंग कंपोनेंट है क्या। सही। तो यहाँ पर तुमने हेडिंग कंपोनेंट जो है वो एक्सेस करना है, वो इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर लिखना है हेडिंग और फिर उसके बाद यहाँ पर क्लोज करोगे और देन तुम्हारे पास तुम्हारा हेडिंग कंपोनेंट जो है वो ऑटोमेटिकली गेट होगा, या तुम्हारे पास तुम्हें यहाँ पर इंपोर्ट इस तरीके से करके यहाँ पर हेडिंग को लिखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर कहाँ से आ रही है हेडिंग और किस तरीके से आ रही है। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे कि भाई ./ और देन फिर हेडिंग। तो ये इस तरीके से तुम्हारा क्या होगा काम कि भाई तुम एक कंपोनेंट को लेकर आओगे यहाँ से और दूसरे में कॉल करवा रहे हो। और देन जब यहाँ पर बात आएगी कि भाई index.jsx में क्या करना है, index.js में क्या करना है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये जो मेन हमने यहाँ लिखा था H1 माई मेन हेडिंग, तो यहाँ क्या करना होगा, किस चीज़ को कॉल करना होगा, तो वो सिर्फ तुम्हारे पास कॉलिंग क्या होगी, ये जो हमने कमेंट किया था ऐप, वो यहाँ पर आएगा। ये जो ऐप तुम्हें नज़र आ रहा है ये फाइनल कंपोनेंट है, उसको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कॉल करवाना है कि भाई यहाँ मुझे ऐप चाहिए जो ऊपर रेंडर हुआ है, और उसको क्लोजिंग टैग के साथ यहाँ पर इस तरीके से लिख दो। तो ये हुआ। और रूट डॉट रेंडर बाकी हटा देंगे हम, सिर्फ एक ही रहेगा, इसको भी कमेंट कर देंगे। सही। तो ये बाकी सारे कमेंट हुए, सिर्फ यहाँ पर एक ऐप आ रहा है, और एक ऐप आ रहा है तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रही है कंपोनेंट 1 हेडिंग, यानी कि कंपोनेंट बेस्ड तुम्हारे पास कनेक्ट हो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट, और फिर उसमें तुम्हारे पास ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो चल रहे होंगे। सही। तो अब उसमें पेजेस हैं, डिज़ाइनिंग है, वो अलग तुम्हारे पास पैटर्न होगा, उसको आगे जब आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। सही। तो हुक्स क्या होते हैं, यूज स्टेट क्या होता है, तो सब चीज़ें हमारे पास इस तरीके से कंपोनेंट बेस्ड ही चल रही होंगी। तो इसमें कंपोनेंट बनाओ, 2 फाइल्स बनाओ, उसको फिर यहाँ पर index.js में रेंडर करके चेक करो,
तुम्हारे पास?